पीवाईक्यूज ब्रह्मास्त्र होते हैं और आज हम 2023 के ब्रह्मास्त्र को देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस सीरीज में हम देखने वाले हैं 2023 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में 100 प्लस मार्क्स लेके आने हैं और ये अश्योर करना है मेंस के प्री का रिजल्ट आने से पहले कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको 100 मार्क्स चाहिए और उसके लिए पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। बिना समय खराब किए स्टार्ट करते दोस्तों। देखिए, interest income from the deposits in InvITs to their investors is exempted from tax but the dividend is taxable। ये कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो तो छूट है उसको, लेकिन जो शेयर जो होते हैं डिविडेंड, किसी शेयर पे जो उसको फायदा हो रहा है वो टैक्सेबल है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो, ध्यान रखना इस चीज का, जहां भी स्टेटमेंट आई ये तो पॉसिबल है लेकिन ऐसा नहीं है। 90% चांस है यूपीएससी उसके साथ उस स्टेटमेंट के साथ खेलती है। ये आपको पकड़ना होगा पीवाईक्यू से। आप मेरे साथ अगर पीवाईक्यू करते हो तो मैं गारंटी दिलाता हूं कि ऐसी स्टेटमेंट जो आने वाली है इनको आप इजीली पकड़ लोगे और इनमें अपने मार्क्स नहीं खो बैठोगे। अब देखो, तो ये मुझे लगा था कि यार नहीं ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सिक्योरिटी एंड रिकॉग्नाइज सरफेसी एक्ट बेसिकली बात कर रहा है। लेकिन देखो, मैंने जो पढ़ के गया था कि यार यूजुअली एक्ट भी गलत दिए होते हैं और ये ऐसी स्टेटमेंट ये पॉसिबल है लेकिन ये नहीं, ये भी गलत होते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि जब मैंने ऑप्शन देखे तो कोई एक तो करेक्ट है। अब देखो, ये जो है ना डिविडेंड इज टैक्सेबल इकोनॉमिक्स में, इनकम इंटरेस्ट इनकम जो होती है ना, इंटरेस्ट पे इनकम, वो कह रहे कि वो तो टैक्स से छूट है, लेकिन जो डिविडेंड है, जो आपने शेयर खरीदा, मान लो कोई किसी कंपनी का शेयर है, उस पर फायदा हो रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब ये खेल रहा है सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ खेलने का उसका तरीका है। टैक्स होगा तो दोनों पे होगा भाई, इनकम दोनों है, या फिर वो होगा। ठीक इस तरीके से अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, पहली बात गलत, सीधा आंसर हिंदी में देख लेते हैं। आधारिक संरचना निवेश न्यासों, जो इन्वेट्स को बोलते हैं हिंदी में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है लेकिन तू लाभांश कर योग्य है। भाई क्यों भाई, ऐसा क्यों? या तो दोनों पे टैक्स लगाओ, ऐसा कॉमन सेंस लगाए। या तो दोनों पे ही टैक्स लगेगा या फिर एक पे नहीं लगेगा, एक पे भी नहीं लगेगा, इस तरीके से। दूसरा एक्ट है, जब आप ये फिगर आउट कर लेते हो, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक कंसेप्ट में अगर आपको पता है डिविडेंड और शेयर और इंटरेस्ट रेट क्या होता है। डिविडेंड कुछ नहीं है, किसी कंपनी का शेयर आपके पास है, उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो डिविडेंड है, सिंपल ये है। तो उस पर जो कह रहे हैं कि उसको तो छूट है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट को तो छूट है लेकिन इस पर टैक्स लगेगा। ये देखो, ये अपने आप, और ऐसे ही स्टेटमेंट 2022 में आई थी, वहां से पकड़ेंगे हम, ये इंट्यूशन डेवलप करेंगे पीवाईक्यू से। तो सीधा कथन एक गलत है किंतु दो सही है। अब देखो अगला सवाल, इससे इजी सवाल तो मुझे लगता ही नहीं सकता। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स में सर करंट कहां से करें, कैसे? भाई करंट है ना, सिंपल, आपको थोड़ा मोटा आइडिया होना चाहिए क्या हो रहा है बस। एग्जैक्ट करंट अफेयर इकोनॉमिक्स का ऐसे कभी नहीं आता है, सिर्फ आईआर के क्वेश्चंस में आता है। अब देखो, इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। बिल्कुल सही बात है भाई। क्यों? इन्फ्लेशन हो गई थी। इन्फ्लेशन होने से क्या हो रहा था? तो सप्लाई साइड डिसरप्शन हो रही थी, तो उससे क्या हुआ? इन्फ्लेशन हो गई थी, मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई थी। उससे क्या हुआ? सेंट्रल बैंक ने क्या किया? बैंक रेट को बढ़ा दिया गया था। बैंक रेट से क्या बढ़ता है? बैंक रेट अगर बढ़ाती है तो, अगर बैंक रेट बढ़ाएगी तो बैंक्स के पास पैसा कम, पब्लिक के पास पैसा कम, मनी सप्लाई कम, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन डाउन, सिंपल। ये रूल अगर आप सीख जाते हो तो आपके 2 से 3 सवाल इकोनॉमिक्स में ऐसे ही पक्के हो जाते हैं। अगला, सेंट्रल बैंक्स जनरली, अच्छा इस वर्ड को पकड़ना है। देखो, जनरली का मतलब है, जनरली कहना चाह रहा है कि वो सही करवाना चाहता है आपसे स्टेटमेंट को। लिख के लड़ो मेरे से, आप 1-2 केस को छोड़ दो, वरना जनरली स्टेटमेंट सही ही होती है। Assume that they have the ability to counteract rising consumer prices by monetary policy means। अगर ऐसा सोच ही नहीं होते तो करते कैसे? ऐसा सोच रहे हैं और ये ठीक है, तो बिल्कुल इसकी एक्सप्लेनेशन है। और ये बता चुका हूं, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरलिंक है, तो वो उसकी रीजन है। ये हमें ध्यान देना है इस बात का। ठीक है दोस्तों, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। कोविड विश्व महामारी के बाद हाल के विकट काल में पूरे विश्व में केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी। बिल्कुल बढ़ा दी, सही बात है। क्यों बढ़ाई? क्योंकि मुद्रास्फीति की दरें बढ़ गई थी। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी, प्रतिकार करने का सामर्थ्य है। बिल्कुल सामर्थ्य है, तभी तो वो करते हैं। तभी तो भारतीय आरबीआई का जो आपने देखा होगा वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, है ना? ये पढ़ा होगा ना आपने।
अब इसको बढ़ा देते हैं 6% कर देते हैं, है ना, बेसिस पॉइंट बढ़ा देते, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा देते हैं। तो इतना सिंपल क्वेश्चन जो बिल्कुल है जनरली, और ऊपर से देख आमतौर पर क्वेश्चन एग्जामिनर चाहता है कि आप इस स्टेटमेंट को सही करें। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आरबीआई इज कंसिडर्ड टू बी स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन का मतलब क्या है? किसी चीज को आपने देखा होगा ना, स्टेरलाइजेशन ऑफ डॉग्स, तो उनको मतलब थोड़ा सा जो उनका एक्शन है उसको कम कर देना। इस तरीके से इकोनॉमी में स्टेरलाइजेशन है। देखते हैं इसका इकोनॉमिक्स में हिंदी में, बंध्यकरण, बांध देना किसी चीज को। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन। कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्या होता है इसमें? सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेना और देना, कैश का इनफ्लो और कम कर देना। और मतलब क्या होता है इसमें? बेसिकली पैसे को निकाला जाता है या फिर पैसे को पुश किया जाता है। ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम, नो। डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल, नो। डेट मैनेजमेंट क्या करता है? आरबीआई का अलग काम है। रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ एनबीएफसी, नो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसमें क्या आता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इकोनॉमिक्स में आप कंसेप्ट के पीछे भागिए, ज्यादा किताबों के पीछे मत भागिए, ज्यादा नोट्स के पीछे मत भागिए। इतने नोट्स पढ़ने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। छोटी किताब पढ़ लीजिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, सवाल को गिरा लोगे। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन अगर आपको बताते हैं कि ठीक है, स्टेबलाइज करना मतलब बांधना, कम कर देना मनी सप्लाई को या बढ़ा देना। कैसे होती है? रेपो रेट को बढ़ा देंगे तो बैंक के पास पैसे कम होंगे, क्यों? आरबीआई से कम ले पाएगा, तो कस्टमर के पास कम पैसे जाएंगे, मनी सप्लाई विल कम डाउन, इन्फ्लेशन सही हो जाएगी। ये सिंपल है। ये अगर आपको मैथमेटिक्स एक बार इकोनॉमिक्स में समझ में आ गई तो इजीली काम हो जाएगा। वही जो बंदेकरण के एक भाग के रूप में माना जाता है। खुला बाजार कार्रवाई का संचालन, बिल्कुल सही। निपटारा और भुगतान, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। केंद्र और राज्य के ऋण एवं नहीं। गैर बैंक वित्तीय एनबीएफसी की बात कर रहा है बेसिकली, ये नहीं, ये भी नहीं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट? कंसेप्चुअल। मनी मार्केट में अगर आपको पता है, मनी मार्केट होती है सिंपल शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। आपका 1-1.5 साल का लोन है, मनी मार्केट। लंबा लोन है 10 साल का, कैपिटल मार्केट। ये बात कर रहा है। देखो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट बहुत लंबी चलती है, ये आते कैपिटल मार्केट में। सिर्फ साल का अगर आपको पता होना चाहिए, वहीं से सवाल हो जाएगा। कॉल मनी मार्केट यूजुअली 14 दिन का होता है। ट्रेजरी बिल्स यूजुअली क्या होते हैं? 90 डेज, 180 डेज, इतने ही होते हैं ना, छोटे छोटे। तो ये दोनों एक साल के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये मनी मार्केट के हिस्से हैं। स्टॉक मार्केट भाई, एक स्टॉक खरीद लो लेके, सालों तक पड़ा रहने दो उसको, तो कैपिटल मार्केट के हिस्से हैं दोनों। ये काटे, सीधा बी आंसर इसका। फिर वही एलिमिनेशन, ये और वही। देखो यहां से क्या, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है आपको। बाजारों पर विचार कीजिए। पूंजी बाजार सिंपल, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, ऊपर इतने शामिल है। सरकारी बॉन्ड बाजार लॉन्ग टर्म होती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है ना, उन्हीं की तो बात कर रहे हैं हम यहां पर। शीघ्र अवधि द्रव्य बाजार, कॉल मनी मार्केट। शीघ्र, नाम से ही पता लग रहा है, शीघ्र मतलब कुछ अर्जेंट है, छोटे उसके लिए है। कोष पत्र बाजार, ट्रेजरी बिल, यार सिंपल बहुत ही, वही बताया मैंने, 90, 180 दिन, 270 डेज, छोटे है जो है। स्टॉक बाजार लॉन्ग टर्म, 1 सही 4 सही, सिंपल 2 आंसर। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ज्यादा पीवाईक्यू से ही आ जाएगी, और वो ज्यादा इधर उधर भागने की भी आवश्यकता नहीं है, पीवाईक्यू से ही आ जाएगी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आप करेंगे। 26 हम एनवायरमेंट में करेंगे, 27 भी एनवायरमेंट में करेंगे। देखो इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, टेंजिबल क्या है? ये टेंजिबल है। इनटेंजिबल क्या है? जो मैं अंदर सोच रहा हूं, जो टच नहीं किया जा सकता, आप उसको छू नहीं सकते। ये ब्रांड रिकॉग्निशन, यस, आप उसको छू नहीं सकते। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यस, उसका नाम ही मतलब है अमूर्त। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, यस, कंप्यूटर में पड़ी है। लेकिन इन्वेंट्री अपने को पता है भाई, इन्वेंट्री अपने को पता है। माल सूची, ब्रांड पहचान, बिल्कुल सही। बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की डाक सूची, बहुत सही। ये नहीं है भाई, कैसे नहीं है? आपकी माल कच्चा जो पड़ा होता है, जो बच जाती है, जो बची हुई होती है, वो उसको आप टच कर सकते हो, जाके हिला सकते हो, तो वो क्या है? फिजिकल एसेट में आएगी, वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये नहीं है। तो 4 काट के सीधा सी आंसर हो जाएगा।
ये बताओ ऐसे क्वेश्चंस में कहां इसमें एलिमिनेशन लग रही है, कहां वो, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो काटते चलिए, टिक करते चलिए, इतना सिंपल है। कोई ओनली आए चाहे 1 2 3 आए, बहुत सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक चीजें और सिंपल सवाल है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, ये वैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, 15th फाइनेंस कमीशन आ चुका है, 23 में आया है, 16th फाइनेंस कमीशन इंडिया ने बना दिया है अभी, तो हम पढ़ेंगे 16th फाइनेंस कमीशन को, अरविंद पेनगरिया जो उसके वो हैं, अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस आनी बाकी हैं, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में, कोई पूछे तो क्या होता है। अब कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए क्या क्या जो क्राइटेरिया थे वो निर्धारण तत्व थे। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बिल्कुल सही, क्योंकि सदर्न स्टेट्स कह रहे थे ना हमें कम मिलता है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी यस, गवर्नेंस रिफॉर्म्स नो, एक बार भी रीडिंग की होती तो हो जाता। स्टेबल गवर्नमेंट नो, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स यस। अब आप देखो ये क्वेश्चन आया था, आपको अगर याद हो 40th फाइनेंस कमीशन 2021 के मेंस के पेपर में GS2 में, पूरी इंटरलिंकिंग है, मेंस प्रीलिम्स इंटरव्यू 1 2 3 4 आपस में सारे इंटरलिंकिंग है। तो ये आप जब इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आइसोलेशन में तैयारी मत कीजिए। अब ये सवाल बताओ, इसको पॉलिटी में रखे किस में रखें, ये टैक्स वैक्स जो चीजें इकोनॉमिक्स में है, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा है फाइनेंस कमीशन की तरफ से। अब ये सवाल ऐसे है इंटरलिंकिंग के बिना हो नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 28th एंड 29th ये हमने कर ही लिए। 71, अच्छा इसको हिंदी में भी करा देते हैं। समस्त कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने, इसका आर्टिकल 280 याद रखना, मेंस में काम कर सकते हो आप। ऊपर कितने अनुच्छेद 280, जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया। जनांकिकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी, बिल्कुल सही बात है। शासन सुधार नहीं जी, स्थिर सरकार नहीं जी, ये ध्यान रखना। ये एक बार और भी आया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2018 के PYQ में, तब भी ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ था, अभी भी एलिमिनेट हो रहा है। कर एवं राजकोषीय प्रयास, बिल्कुल सही बात है। फिस्कल रिफॉर्म्स, बिल्कुल ठीक बात है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 71 क्वेश्चन देखो। MSME की डेफिनेशन आपको पता हो चेंज हुई थी ना। और दूसरा शायद 2022 के पहला ही सवाल था MSMEs के ऊपर, इसकी परिभाषा थी, 1 5 कर दिया गया था, 5 से शायद 10 से 50 और 50 से 250 करोड़ ये इन्वेस्टमेंट और रिटर्न हो। अब ये देखो क्या कह रहा है, 15 से 25 तो कहीं भी नहीं पड़ा। अगर आपने हल्की सी भी झलक कहीं मार रखी थी तो इजीली सवाल हो जाता। 15 से 25 तो भैया नहीं है। और ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो MSME क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। अब आपने जब बैंकिंग पढ़ा होगा तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसमें जो होते हैं ना 6-7 सेक्टर होते हैं, इनको 40% करना होता है कॉमर्शियल बैंक से, इनको देना लोन जरूरी है। क्यों देना जरूरी है? क्योंकि अगर इनको लोन नहीं देंगे तो सारे जो लोन है वो बिजनेसमैन उठा ले जाएंगे। सरकार ने कुछ फिक्स अमाउंट कर रखा है कि ये लोन आपको इनको देना ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां से ये बात बिल्कुल सही है, सारे जो इनको मिलते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आते हैं। अब इसमें सीधा आंसर बी। तो ये आपको देखो यूजुअली फैक्ट गलत भी होते हैं, ध्यान रखना है, फैक्ट यूजुअली गलत भी होते हैं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना यार। 10 से 50 है शायद, ये मीडियम की बात कर रहा है ना, मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब हिंदी में देख लेते हैं इस सवाल को। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ और 25 करोड़ रुपए बीच है वे मध्यम उद्यम है। ठीक है, ये बिल्कुल सही, गलत बात है। 10 से 50 पढ़ा है हमने, छोटे वालों के लिए 1 से 5, बड़े वालों के लिए 50 से 250। और ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की दी गई सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ऋण प्राथमिकता क्षेत्र जो होते हैं ना वही प्रायोरिटी सेक्टर, तो वहां से सीधा इजीली सवाल हो जाएंगे ये। अब देखो ये उस समय करंट में चल रहा था, फिर बोलेंगे बच्चे क्या आता है करंट से। अगर स्विफ्ट इतना न्यूज में चल रहा था, यूक्रेन के ऊपर सवाल आ गया भाई, रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था तो सवाल आ गया स्विफ्ट पे। इट इज पॉसिबल, और जहां पर आए ना इट इज पॉसिबल, इट कैन बी वन ऑफ दी 90% चांस है उस स्टेटमेंट के सही होने के, 90%।
इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। इनके बिना भी आप कर सकते हो, डिजिटल जहां है यूजुअली करी जा सकती है, यूपीआई से नहीं करते अपन। फ्रांस के साथ अपन ने यूपीआई खोली थी अभी, तो कर सकते हैं। A digital currency can be distributed with a condition program into it such as a time frame or spending it। क्यों नहीं कर सकते भाई? डिजिटल में आप प्रोग्राम लगा दो उसमें कि इतने टाइम फ्रेम में इसको यूज किया जाना चाहिए, कैन भी कर सकते हो। सी हिंदी में आपको वर्ड पकड़ने आने चाहिए। यूएस डॉलर ये जो है प्रणाली का प्रयोग किए बिना मुद्रा में भुगतान करना संभव है, पकड़ना है कीवर्ड्स को। कोई डिजिटल इसके अंतर्गत प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। इन दोनों से क्या आ रही है? आशा, पॉसिबिलिटी। कोई ज्यादा बड़ी एक्सट्रीम बात नहीं है इसमें, कर सकते हैं कहीं ना कहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। अब देखो ये क्वेश्चन है, वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्देशित करता है? अब देखो दोस्तों, मुझे ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं देखा हुआ है, बीटा एक टर्म होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता और नो एलिमिनेशन आप कर पा रहे हो तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, गलत होने की ज्यादा चांस है। अब देखो, अलग अलग प्लेटफॉर्म से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया पोर्टफोलियो प्रबंधन की जाएगी। निवेश कार्यनीति की बात कर रहा है, स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है, उस प्रकार का व्यवस्थित जोखिम या जोखिम की बात कर रहा है, एक संख्यात्मक मान। एक्चुअली इसका आंसर यही था, लेकिन यहां पर कोई एलिमिनेशन नहीं, नो एलिमिनेशन, नो रिस्क, मत लीजिए यहां पर रिस्क, यहां पर रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन में अगर आप एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको। ये देखो बीटा, प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स नहीं। एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक मार्केट चेंज द ओवरऑल। लेकिन आपको, मेरे को पता था, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है तो इस सवाल को मत करिए। एलिमिनेशन एक दो सवाल नहीं कर पा रहे हैं एक भी ऑप्शन, तो इसको छोड़ दीजिए। नो एलिमिनेशन, नो रिस्क। ठीक है दोस्तों। 74th सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। GS2 में मेंस का टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मैं क्यों कहता हूं मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू तीनों इंटरलिंक्ड है। वहां पे पूछ लेगा आपको इंटरव्यू में, पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बताओ, तो आपको ये बोलना होगा जो आप प्रीलिम्स से पढ़ के आए हैं। ठीक है दोस्तों। बस ओरिजिनली, अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं, यहां पर जहां पर ओरिजिन आ जाए ना, ओरिजिन या ओरिजिनली, यूजुअली गलत होते हैं 90%। ओरिजिन, इसी पेपर में आप देखोगे एक सवाल आया था, बुद्ध के जो स्तूप हैं वो मूलतः थे। नहीं, यूपीएससी गलत देती है मूलतः को, ध्यान रखना, ये यूजुअली गलत दिया जाता है भाई। एसबीआई भाई प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट, यहां पर नाबार्ड था एक्चुअली। नहीं पता हो तब भी ना कोशिश करना कि ओरिजिनली ये ऐसी जो इनिशियल स्टार्ट इसने किया था, डायरेक्ट फैक्ट दिया है, ये गलत होती है ये। In an SHG, all members of group take responsibility for a loan that an individual member takes। बिल्कुल सही बात है, सभी का है ना भाई, 15 से 20 बंदों का। यूजुअली क्या है कि इसमें ज्यादातर महिलाएं, विमेन होती हैं, है ना। वो अरुणा जो थी ना, शायद इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप की फाउंडर, बट वो जो अभी उनकी शायद 2 साल पहले देहांत हो गया था, तो उन्होंने इसको बनाया था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस पे कहते हैं बाय द वीमेन, ऑफ द वीमेन, फॉर द वीमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। तो इनकी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इलावट, आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में। द आरआरबीज एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट्स एसएचजी। सपोर्ट, ये कोई बड़ी स्टेटमेंट तो नहीं है, सिंपल बेसिक स्टेटमेंट है भाई। यस, नन हटाओ, एक पहली बात गलत है, हटाओ ओरिजिन, बी आंसर, सिंपल। 88th क्वेश्चन, अच्छा हिंदी में और कर लेते ना इस सवाल को, इसको हिंदी में नहीं किया। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, मूलतः है 90% गलत। गलत होता है मूलतः। कैसे? बुद्धवाड़ा देखा अपन ने, बुद्ध के जो स्तूप हैं ये गलत दिए थे। और भी देखेंगे 2021 के पेपर में देखेंगे कि ये मूलतः भारत में पाया जाता है, वो भी गलत है। मूलतः को ध्यान आते ही थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाना।
ठीक है ना। किसी एसएचजी में समूह में सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी सदस्य लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जो समर्थन देने, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, समर्थन देते ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स का बच गया है वो है 88th क्वेश्चन। वैसे ये आईआर में भी कर सकते हैं। इंडिया का 1.3 फैक्ट आते ही थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना यार, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए फैक्ट आते ही। मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ पीएलआई स्कीम। कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं है, बेसिक स्टेटमेंट है भाई। पीएलआई का फायदा तो उठाया, किसने उठाया, कह रहे फायदा उठाया है, कुछ ने उठाया है, ठीक है, मैनी, सही बात है, सेकंड सही है। और फैक्ट को यूजुअली कोशिश करना गलत हो, अगर वहां पर 15 फैक्ट दिए गए ना तो लगभग आप मान के चलना 12 से 13 गलत होंगे, एक दो जगह गलत हो गया, 12 से 13 फैक्ट्स जो है वो गलत रहेंगे, मतलब 80 to 90% आपके चांस ज्यादा है स्कोर करने के। तो 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, यही वस्तुओं के वैश्विक निर्यात है। भारत का निर्यात 3.2% नहीं है, 1.6 के आसपास कुछ है। भारत में कार्य अनेक है, जैसे असिस्टेंट में कुछ अनेक ऐसे हैं जिन्होंने फायदा उठाया है, योजना का लाभ उठाया है, ठीक है भाई उठाया है, पीएलआई स्कीम का लाभ उठाया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, बिल्कुल सही बात है, इसका उठाया ही उठाइए। कथन एक गलत है किंतु कथन 2 सही है, सिंपल। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप 2025 को इजीली पीवाईक्यूज के पीछे पड़ जाइए। आपको जब तक टिप्स पे नहीं है पीवाईक्यूज, आप 100+ की गारंटी आपको नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और पीवाईक्यू का करने का मैं आपको बताता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं 100+ नंबर आप इजीली ले आओगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय